जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने अरब आक्रमण को विस्तार से समझा था। ठीक है। अब अरब आक्रमण के बाद में उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज महमूद गजनवी के आक्रमणों को विस्तार से समझेंगे। इसके आक्रमण के कारण क्या रहे। ठीक है। महमूद गजनवी कौन था, इनके आक्रमण के प्रभाव क्या हुए, इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत आज का ये वीडियो रहेगा। और आप लोग जानते हैं कि महमूद गजनवी से प्री हो या मेंस हो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो 971 ईस्वी में जब खिलाफत कमज़ोर हुई तो उसका फ़ायदा उठाकर इस्माइल ने बुखारा में स्वतंत्र समानी साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है। अब ये समानी वंश क्या है, खिलाफत क्या है, तो मैंने इस्लाम का उदय जब आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने खिलाफत पे विस्तार से चर्चा की थी। ठीक है। उनके साथ ही मैंने समानी वंश के बारे में भी बताया था। ठीक। समानी वंश, थोड़ा सा मैं इसके बारे में फिर से बता देता हूँ कि इस वंश का शासन कहाँ पर था, तो इराक और ईरान, इन दो देशों के क्षेत्र पर समानी वंश का शासन हुआ करता था। ठीक है। और जो समानी वंश था ये कौन से धर्म को मानने वाले थे, तो समानी वंश के शासक जरथ्रुष्ट धर्म, जो ईरान का धर्म था जरथ्रुष्ट, उस धर्म को मानने वाले थे। जब इस्लाम का उदय हुआ तो खलीफाओं ने इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया और बाद में ये क्या हो गए, मुस्लिम हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब खिलाफत कमज़ोर हुई तो ये जो समानी थे, ये समानी प्रारंभ में किसके अंतर्गत थे, तो खलीफाओं के अंतर्गत ही अधीन हुआ करते थे। लेकिन जब खिलाफत यानी खलीफा कमज़ोर हुए तो एक इस्माइल करके एक व्यक्ति था जिसने बुखारा में स्वतंत्र समानी साम्राज्य की नींव डाली और कह दिया कि अब हम खलीफाओं के अधीन नहीं हैं। ठीक है। अब ये बुखारा कहाँ पे है, तो ये आप मैप देख सकते हैं, ये हमारा भारत है। ठीक है। और पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये देखिए, ये लाहौर, ये पाकिस्तान वाला एरिया, ये भारत। ठीक है। ये बल्ख बैक्ट्रिया यानी ये अफ़गानिस्तान वाला एरिया है। और यहीं पर क्या हो जाएगा, ये बुखारा। ठीक है, बुखारा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक नए स्वतंत्र समानी साम्राज्य की नींव डल जाती है। ठीक है, स्वतंत्र। ठीक है। इससे पहले ये लोग कहाँ थे, तो ये ईरान इराक के क्षेत्रों में शासन किया करते थे। ठीक है, प्रारंभ में ये। अब क्या होता है, तो समानी सूबेदारों में से एक तुर्क गुलाम भी था जिसका नाम था अल्पतगिन। अल्पतगिन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। 963 ईस्वी में समानी वंश के कमजोर उत्तराधिकारी अबू बकर लाविक को हटाकर गद्दी हथिया ली इसने। और कालांतर में 977 में उसका उत्तराधिकारी सुबक्तगिन हुआ। ठीक है। यानी क्या होता है, इस्माइल ने स्वतंत्र समानी वंश की नींव डाली। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि समानी वंश के कमजोर उत्तराधिकारी अबू बकर लाविक को हटा दिया किसने, इसको हटा दिया सुब अल्पतगिन ने। ठीक है, अल्पतगिन ने इसको हटाया। उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, सुबक्तगिन हुआ। ठीक है। और इसने ही गजनी वंश की नींव डाली। ठीक है। इनके ससुर अल्पतगिन की मृत्यु होने पर गजनी का राज्य इन्हें मिला और यहीं पर गजनी वंश की नींव रखी गई। ठीक है। यानी सुबक्तगिन ये अब क्या करेगा, गजनी वंश की नींव डालेगा। अब देख सकते हैं अपन मैप में गजनी कहाँ पर है, तो ये देखिए, ये रहा गजनी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा गजनी। ठीक। तो यहाँ पर हो जाता है गजनी वंश की नींव डल जाती है। कौन डाल रहा है, सुबक्तगिन। ठीक है। अब सुबक्तगिन तथा हिंदू शाही शासक जयपाल का संघर्ष। ठीक है। अब ये हिंदू शाही शासक, इसको थोड़ा सा मैप पे समझते हैं। तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, यहाँ पर एक शासक का शासन था जिसको कहा जाता था हिंदू शाही शासक। ठीक है। हिंदू शाही शासक का शासन हुआ करता था। इस शासक का नाम क्या था, जयपाल। ठीक है, इस शासक का नाम क्या था, जयपाल। जो जयपाल था, इसकी राजधानी क्या थी, तो बेहिंद या वेहिंद। ठीक है, ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर एक दर्रा था, उस दर्रे का नाम था खैबर दर्रा। उस दर्रे का क्या नाम हो जाएगा, खैबर दर्रा। इसी दर्रे से भारत में एंट्री की थी सिकंदर ने, ध्यान रखना है। ठीक है। और यही दर्रा भारत को मिडिल ईस्ट से जोड़ता था।
यानी इस दर्रे पर जिसका अधिकार है, तो मिडिल ईस्ट के व्यापार पे अपने आप उसका अधिकार हो जाता था। ये खैबर दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा था और इस पर अधिकार किसका था, तो हिंदू शाही शासक जयपाल का इस पर अधिकार हुआ करता था। ठीक है, अब आप देखो, ये रहा गजनी और ये सीमाएं हो गई किसकी, हिंदू शाही शासक जयपाल की। ये और ठीक बीच में हो जाएगा अपना खैबर दर्रा। ठीक है, अब क्या होता है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि हिंदू शाही शासक जो जयपाल था, इसको अपनी सैन्य शक्ति पर पूर्ण भरोसा था। इसको लगता था कि हाँ, मेरी सेना बहुत ही शक्तिशाली सेना है। ठीक है, और सुबक्तगिन जो था, सुबक्तगिन पश्चिम की ओर लगातार साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। वो इधर के क्षेत्रों में जा रहा था कि मैं इधर के क्षेत्रों में लगातार क्या करूं, साम्राज्य विस्तार करूं। लेकिन होता क्या है कि जब भी सुबक्तगिन साम्राज्य विस्तार करने के लिए जाता था, तो उसके राज्यों पर जयपाल आक्रमण कर देता था। ठीक है, जयपाल आक्रमण कर देता था। सुबक्तगिन अपनी राजधानी को बचाने के लिए जैसे ही वापस आए, तब तक जयपाल वापस अपने खैबर दर्रे से होते हुए अपने राज्य में पहुंच जाता था। ठीक है, अपने राज्य में पहुंच जाता था। इस बात से सुबक्तगिन जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। सुबक्तगिन ने एक बार क्या किया कि ऐसे ही अफवाह उड़ा दी कि भैया जो सुबक्तगिन है वो साम्राज्य विस्तार पे चला गया। वहाँ पर तुरंत जयपाल ने क्या किया, आक्रमण किया। जयपाल ने आक्रमण किया तो सुबक्तगिन अपनी सेना के साथ छुपा हुआ था और जयपाल को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वो कैद कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में जयपाल कहता है कि हाँ भैया, मैं टैक्स वैक्स जो भी रहेगा वो मैं पे कर दूंगा, मुझे छोड़ दो। वो टैक्स देने की बात पर जयपाल को छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही जयपाल अपने राज्य में जाता है, तो वो टैक्स देने से इनकार कर देता है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सुबक्तगिन का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा कि भैया ये तो चीटिंग है यार, तो ऐसा काम तो नहीं चलेगा। तो सुबक्तगिन ने अब क्या किया कि जयपाल जो शासक था उसके साथ 2 युद्ध लड़े थे और दोनों बार, ठीक है, 2 बार आक्रमण किए थे। 2 बार आक्रमण किए थे कहाँ पे, हिंदू शाही शासक जयपाल पर, और दोनों बार जयपाल पराजित हुआ था। ठीक है, अब इन पराजयों की वजह से जो खैबर दर्रा था, उस खैबर दर्रे पर किसका अधिकार हो गया, तो खैबर दर्रे पर अधिकार हो गया था अब सुबक्तगिन का। अब सुबक्तगिन का जब खैबर दर्रे पर अधिकार हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उसके लिए अब भारत पर आक्रमण करना आसान हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो सुबक्तगिन ने हिंदू शाही शासक जयपाल से खैबर दर्रा यहाँ पर छीन लिया है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, तो अब 997 में सुबक्तगिन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके 2 पुत्रों, कौन कौन से, इस्माइल और महमूद, ठीक है, में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, संघर्ष होता है। ठीक है, और इसमें कौन विजयी होता है, महमूद विजयी होता है। याद रखना है, महमूद ने अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके साम्राज्य जीता था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और महमूद विजयी होकर 998 में शासक बन गया था। ठीक है, यहाँ पे तो महमूद विजय हो गया था, 998 में शासक बन गया था। अगर आपसे पूछे कि आक्रमण की बात, याद रखना, ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन है, तो सुबक्तगिन है। पहला अरब कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि महमूद गजनवी जो है वो गद्दी पे बैठ चुका है। इसका शासनकाल 998 से 1030 माना जाता है। ठीक है, केवल 1 वर्ष में उसने बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला से अफगानिस्तान और खुरासान के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, इसी को कहते थे खलीफा से खिल्लत प्राप्त करना। खलीफा से खिल्लत प्राप्त करना। खिल्लत क्या होती थी, तो आप ये इमेज देख सकते हैं, ये एक ईरानी चित्रकार द्वारा बनाई गई है, जो महमूद गजनवी की इमेज है। ये यहाँ पर गजनवी भाई साहब जो है, ये देखो, आप अगर इमेजिन कर यहाँ पे मतलब देख रहे होंगे, ये एक विशेष प्रकार की पोशाक पहन रहा है। देखो आप यहाँ पे आप देखोगे कि इस चित्र में क्या हो रहा है, वो एक विशेष प्रकार की पोशाक महमूद गजनवी पहन रहा है। ठीक है, और इसी पोशाक, इस पवित्र पोशाक को, और खलीफा, इसके साथ में एक आदेश आता था, खलीफा का पत्र आता था। ठीक है, तो जिसमें मान्यता होती थी, तो इसी को कहा जाता था खिल्लत। ठीक है, यहाँ पे तो ये पवित्र पोशाक यहाँ पर कौन पहन रहा है, महमूद गजनवी, यानी खलीफा से इसने खिल्लत प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब खलीफा ने उसे अमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का रक्षक एवं अमीन उद्दौला यानी साम्राज्य के सर्वाधिक विश्वसनीय व्यक्ति की उपाधियों से नवाजा था। ठीक है, इस प्रकार महमूद ने खलीफा के प्रति प्रत्यक्ष निष्ठा से अपने पूर्व समानी शासकों के समान प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, क्योंकि खलीफा के अंतर्गत एक धार्मिक मान्यता मिलना जरूरी होती थी। ठीक है, तो जिससे क्या रहता था कि जो मुस्लिम जनता है उसकी श्रद्धा शासक के प्रति बढ़ जाती थी।
तो इसलिए खलीफा से खिल्लत प्राप्त की जाती थी। खलीफा के दूत द्वारा राज्याभिषेक के समय महमूद ने प्रतिज्ञा की कि वह काफिरों यानी गैर मुसलमानों के विरुद्ध जिहाद आरंभ करेगा और भारत के मूर्ति पूजकों की भूमि है में वार्षिक सैन्य अभियानों का संचालन करेगा। ठीक है, अब याद रखना आप लोग कि जो महमूद गजनवी था उसके दरबारी में उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी का नाम आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो है अलबरूनी का। ठीक है, इसने किताबुल हिंद या इसी पुस्तक को कहा जाता है तहकीक ए हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद या तहकीकात ए हिंद भी अगर बोले तो यही पुस्तक रहेगी। ठीक है, तहकीक ए हिंद, तहकीकात ए हिंद। ठीक है, ये अलबरूनी लिखी थी। फिरदौसी इसने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी। फिर था एक उतबी, इसने किताब उल यामिनी लिखी थी। ठीक है, फिरदौसी की शाहनामा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें दरअसल होता क्या है कि जो गजनवी था, गजनवी ने फिरदौसी को कहा था कि भैया तू मेरी तारीफ में अगर एक लाइन लिखेगा तो तुझे एक स्वर्ण मुद्रा में दूंगा। तो मेरी तारीफ में अगर एक लाइन लिखेगा तो मैं तुझे एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। शाहनामा जब फिरदौसी ने लिखी 20,000 लाइनें लिख दी। ठीक है, 20,000 लाइनें लिख दी किसकी तारीफ में? महमूद गजनवी की तारीफ में। ठीक है, अब जब शाहनामा को लेकर फिरदौसी किसके पास? गजनवी के पास पहुंचा तो गजनवी ने क्या कहा कि भैया बहुत अच्छी पुस्तक है, इतना कह के इसको कहा कि आप जा सकते हैं। तो भाई फिरदौसी ने कहा भैया स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हैं? तो गजनवी कहता है कि भाई मैंने तेरे कान खुश किए, तूने मेरे कान खुश किए, हिसाब बराबर हुआ। ठीक है, यानी होता क्या है कि भैया मैंने तुझे कहा था कि मैं एक लाइन के बदले तुझे एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, तो तेरे कान खुश हो गए थे। ठीक है, तूने ये मेरी तारीफ में लिख दी और मैंने मेरी तारीफ सुन ली, मेरे कान खुश हो गए, हिसाब बराबर हो गए। ठीक है, किस बात का पैसा? तो फिरदौसी जो था बहुत चालाक था, उसने बीच के जो कुछ पेज थे वो खाली छोड़ रखे थे। उसने बीच के कुछ पेज क्या किए? खाली छोड़ रखे थे। और वो वापस जब घर लौटा तो उसके अंतर्गत उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि ये नाजायज था। ठीक है, नाजायज था, नीच माँ बाप की संतान था। इस टाइप से उसने क्या किया कि जो गजनवी है गजनवी के विरुद्ध बातें लिखी। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिरदौसी ये जानता था कि अगर मैंने गजनवी के बारे में लिख तो दिया है, बाद में सुल्तान को पता चलेगा और सुल्तान मुझे बहुत ही कठोर दंड देगा। तो ऐसी स्थिति में फिरदौसी को बहुत बुरा भी लगा था और उसने क्या किया? आत्महत्या कर ली। बाद में पता चलता है कि जब गजनवी का हृदय परिवर्तन हुआ तो गजनवी ने वो 20,000 स्वर्ण मुद्राएं फिरदौसी के घर पे भेजी, लेकिन जिस दिन वो मुद्राएं भेजी उसी दिन उसका जनाजा बाहर निकला और इस तरीके से फिरदौसी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है। अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी जो है, अलबरूनी अपने विवरण में अपनी पुस्तक में लिखता है कि यद्यपि भारतीय विद्वान हैं लेकिन ज्ञान देने में कंजूसी करते हैं। जब भी उनसे ज्ञान की बातें की जाए तो वो लोग क्या करते हैं? पुरानी कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं। वो लोग क्या करने लग जाते हैं? पुरानी यानी पौराणिक कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं। ठीक है, ये बात कौन लिखता है? अलबरूनी लिखता है। याद रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यद्यपि भारतीय विद्वान हैं लेकिन जब भी ज्ञान देने में कंजूस है। जब भी उनसे ज्ञान की बातें की जाती है तो वो पौराणिक कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं। ये वक्तव्य पूछा गया कि किसका है, तो अलबरूनी का है, ये ध्यान रखना है। तो फिरदौसी और अलबरूनी दो के नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण रहे हैं। तो डॉक्टर नाजिम जो है वो कहते हैं कि उसका मुख्य उद्देश्य विजय तथा धन प्राप्त करना था। लेनपुल कहता है कि सोमनाथ की विजय से स्पष्ट होता है कि महमूद का उद्देश्य मूर्ति पूजा का खंडन करना था। जाफर कहते हैं उसका उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना न था बल्कि धन लूटना था। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि महमूद ने भारत पर किसी एक कारण से आक्रमण न किए, अपितु इसके आक्रमणों का उसकी लालसा मूर्ति पूजा को भारत से समाप्त करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, महत्वाकांक्षी होने के कारण अपने साम्राज्य विस्तार की निधि आदि थे। ठीक है, तो कई सारे कारण थे उसके, कोई एक कारण नहीं था कि हम सीधे एक कारण कह दें कि भैया वो सिर्फ इस्लाम का प्रचार प्रसार करने आया था। ध्यान रखना है कि सिर्फ उसने मूर्तियों को नहीं तोड़ा, उसने मिडिल ईस्ट में जब आक्रमण किए थे तो मस्जिदों को भी तोड़ा था। ठीक है, मस्जिदों को भी तोड़ा था, ये भी ध्यान रखना है। उसने सिर्फ मूर्तियों को नहीं तोड़ा था, उसके आक्रमणों में हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि उसने कुछ मस्जिदों को भी तोड़ा था। ठीक है, तो ध्यान रखना उसका मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो वो था विजय और धन प्राप्त करना। ठीक है,
अब महमूद गजनवी के आक्रमण का क्रम, तो हेनरी इलियट कहते हैं कि उसने 1000 से 1027 के मध्य महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, 17 बार आक्रमण किए। तो इन आक्रमणों को थोड़ा हम मैप के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो 17 बार जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किए उनको हम मैप के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, मैंने पूरे 17 के 17 बार के आक्रमणों को विस्तार से यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आसान भाषा में मैप से हम समझने की कोशिश करेंगे। गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य के समीपवर्ती नगरों पर हुआ तथा कुछ दुर्गों पर आक्रमण के बाद वह वापस गजनी लौट गया। यानी आप लोगों से पूछे कि गजनवी ने पहला आक्रमण कब किया, 1000 ईस्वी में। कहाँ किया, हिंदू शाही राज्य पे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप मैप में, ये वेहिंद जो है ये हिंदू शाही राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरा आक्रमण 1001 में हुआ और ये भी हिंदू शाही राज्य पर हुआ। इस समय हिंदू वंश का राजा जयपाल, याद है गजनवी के जो पिता थे सुबक्तगिन, उसने राज्य जयपाल को 2 बार पराजित किया था। ठीक है, और खैबर दर्रा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, महमूद गजनवी व जयपाल के मध्य पेशावर के निकट युद्ध हुआ। ठीक है, पाकिस्तान में पेशावर एक जगह है, वहाँ पे युद्ध होता है जिसमें जयपाल पराजित हुआ। सोचो, बाप से 2 बार हार गया, बेटे से 1 बार हार गया। ठीक है, महमूद ने हिंदू शाही वंश की राजधानी वेहिंद, ठीक है ये रही, अभी अपन ने देखा था ये वेहिंद। ठीक है, तो वेहिंद पर क्या किया, अधिकार कर लिया और जयपाल इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने आत्मदाह कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना है कि भैया 2 बार पिता ने पराजित कर दिया, 1 बार बेटे ने, अब जीने से कोई मतलब ना रहा। ठीक है, तो अब ना हो पाएगा, और इतना कहते हुए उसने आत्मदाह कर लिया। तीसरा आक्रमण, महमूद गजनवी ने उच्च के शासक वाजीरा को दंडित करने के लिए आक्रमण किया। महमूद के आक्रमण के कारण वाजीरा सिंधु नदी के किनारे जंगल में शरण लेने को भागा और अंत में उसने आत्मदाह कर ली। एक बात ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन बने कि भैया ऐसा कौन सा शासक या शक्तिशाली आक्रमणकारी था कि जिसका नाम सुनकर ही जो जो शासक है, जिस राज्य के शासक पर उसने आक्रमण किया है, वो शासक भाग जाता था। तो महमूद गजनवी का नाम जैसे कि सुनते थे कि वो आक्रमण करने वाला है, तो जिस राज्य पर आक्रमण होने वाला होता है वो राज्य का शासक ही भाग जाता था। सोच सकते हो उसकी ताकत कितनी खतरनाक थी। ठीक है, तो उच्च के शासक, अब उच्च कहाँ पे है, तो ये जो पाकिस्तान में मुल्तान के पास वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर उच्च भी है। ठीक है, उच्च क्षेत्र भी माना जाता है, ध्यान रखना है आप लोग को। फिर क्या होता है, एक मिनट दोस्तों, तो अगले आक्रमण की ओर चलते हैं। ठीक है, तो तीसरा आक्रमण हो गया था अपना। चौथा आक्रमण 1005 में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और इस समय यहाँ का शासक दाऊद था। इस आक्रमण के दौरान गजनवी ने भटिंडा के शासक आनंदपाल को भी पराजित किया तथा उसके बाद दाऊद को पराजित कर उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। यानी चौथा आक्रमण कब हुआ, 1005 में। 1005 में उसने एक साथ 2 जगह आक्रमण किया। कहाँ कहाँ पर किया, मुल्तान और भटिंडा पर। ठीक है, भटिंडा पर एक साल में उसने 2 आक्रमण किए थे यहाँ पे। ठीक है, तो मुल्तान का शासक कौन था, दाऊद, और भटिंडा का आनंदपाल। ठीक है, अब देखो यहाँ मैप पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन है, ये कौन सी लोकेशन है, ये मुल्तान की लोकेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगी भटिंडा, दोनों पास पास में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मुल्तान और भटिंडा, और ये गजनी है। यहाँ पर इन दोनों जगह पर इसने आक्रमण आसानी से कर दिया था। ठीक है, फिर पांचवा आक्रमण, तो पांचवा आक्रमण कब किया, 1007 ईस्वी में किया। ठीक है, सुखपाल को दंड देने के लिए क्या, क्योंकि सुखपाल ने उसकी अधीनता और इस्लाम दोनों त्याग दिया था और सुखपाल को पराजित कर उसने बंदी गृह में डाल दिया था। ठीक, छठा आक्रमण तो आनंदपाल के विरुद्ध किया। ठीक है, आनंदपाल ने महमूद के आक्रमण के लिए उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवा, कालिंजर के जलचरी, कन्नौज के राठौड़, दिल्ली और अजमेर के चौहान राजाओं का एक संघ बनाया। समझ रहे हो आप कितने शक्तिशाली राजाओं का एक संघ बन गया है, किसके खिलाफ, तो ये सारा संघ था एक अकेले शासक गजनवी के खिलाफ। ठीक है, गजनवी के खिलाफ इतना बड़ा संघ था। ठीक है, और पंजाब के खोखरों ने भी आनंदपाल की सहायता की। ठीक है, ये आनंदपाल कौन है, ये हिंदू शाही शासक जयपाल का पुत्र है ये आनंदपाल। ठीक है, ध्यान रखना है। अब सिंधु नदी के किनारे पेशावर के पास एक निर्णायक युद्ध हुआ
और 30,000 खोखरों ने ऐसा प्रहार किया कि महमूद गजनवी की सेना विचलित होने लगी। महमूद गजनवी पीछे हटने के लिए सोचने लगा, किंतु दुर्भाग्य से महमूद की सेना द्वारा छोड़ी गई अलकतरे की अग्निज्वाला से भयभीत होकर आनंदपाल का हाथी मैदान से भाग निकला और आनंदपाल की सेना पराजित हो गई। ठीक है, अब जो मेन नेतृत्व करता था इस संघ का वो था आनंदपाल, और आनंदपाल की सेना पराजित हो गई, और इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, गजनवी फिर से जीत जाता है। ठीक है, अब इतने बड़े संघ को हरा दिया, उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवा, कलिंजर के जलचरी, कन्नौज के राठौड़, दिल्ली और अजमेर के चौहान शासक और खोखरों को, पंजाब के खोखरों, इतने शक्तिशाली संघ को भी हरा दिया उस अकेले व्यक्ति ने। तो ऐसे में उसकी ख्याति और ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है। सातवां आक्रमण, महमूद गजनवी ने सातवां आक्रमण कब किया? 1009 में। सातवां आक्रमण कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में एक कांगड़ा जो पहाड़ी है उसके ऊपर नागरकोट नामक एक नगर है, जो क्या है, हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है वो। ठीक है, हिंदुओं ने नागरकोट के किले में बहुत सा धन एकत्र कर रखा था। यहाँ महमूद का किसी शासक ने विरोध नहीं किया। फरिश्ता, ये एक इतिहासकार है, ये क्या लिख रहा है कि महमूद को 7 लाख स्वर्ण दिनार, 700 मन चांदी के पात्र, 200 मन शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, 2000 मन अपरिष्कृत रजत तथा 20 मन पन्ने, हीरे, रत्न, मोती आदि बहुमूल्य मणियां लेकर भारत से वापस लौटा था। सोच सकते हो कितनी ज़्यादा मात्रा में नागरकोट में जो देवी ज्वाला देवी का मंदिर है वहाँ पर धन रखा हुआ था, जो कि लूट कर कौन ले गया? महमूद गजनवी। ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है, यहीं पर नागरकोट है। ठीक है, यहीं पे नागरकोट। आठवां आक्रमण कब हो रहा है? 1010 ईस्वी में। मुल्तान पर पुनः आक्रमण किया और वहाँ के विद्रोही शासक दाऊद को पराजित कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया। इस बार उसका दिमाग खराब हो गया तो उसने क्या किया? मुल्तान पर अधिकार ही कर लिया। ठीक है। नौवां आक्रमण, महमूद का नौवां आक्रमण थानेश्वर पर था। वहाँ के चक्र स्वामी मंदिर को लूटा। मार्ग में डेरा के शासक ने रोकने का प्रयास किया किंतु वह असफल रहा। ठीक है, मैप पे देखते हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा थानेश्वर। ठीक है, ये रहा यहाँ पे थानेश्वर। तो थानेश्वर पर आक्रमण होता है। फिर 10वां आक्रमण, हिंदू शाही राज्य में आनंदपाल की मृत्यु के बाद इसका पुत्र कौन बैठा? त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा। त्रिलोचन पाल का भी महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करना पड़ा तथा वो भी पराजित हो गया था, ये ध्यान रखना है। तो 10वां आक्रमण फिर से हिंदू शाही शासकों पर। 11वां आक्रमण 1015 में। महमूद का यह आक्रमण त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध था, जो कश्मीर पर शासन कर रहा था। इस युद्ध में फिर से भीमपाल पराजित हो गया। ठीक है, यानी जो हिंदू शाही शासक थे उनके तो पूरे वंश को ही इसने पराजित कर दिया था। ठीक है, पूरे वंश को पराजित कर रहा है ये। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा बुलंदशहर के शासक हरदत्त, महाबन के शासक बुलाचंद को पराजित किया और 1019 में उसने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। ध्यान रखना है, राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया और इससे कालिंजर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया और कन्नौज पर आक्रमण करके राज्यपाल को मार डाला था उसने। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कन्नौज कहाँ पे है? तो ये देखिए मैप पे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा कालिंजर वाला एरिया। ठीक है, तो ये कन्नौज, कालिंजर, इन जगहों पर भी आक्रमण होता है। फिर क्या होता है? 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में। महमूद ने 13वां आक्रमण किया। इस अभियान में उसने बारी, बुंदेलखंड, किरात, लोहकोट आदि को जीत लिया था। 14वां आक्रमण 1021 में। महमूद ने यह आक्रमण कालिंजर के चंदेल शासक को दंडित करने के लिए किया था, क्योंकि राज्यपाल महमूद से बिना युद्ध लड़े ही भाग गया था। अभी हमने देखा था कि राज्यपाल नामक जो शासक था, ठीक है, उसने तो जिसे राजपूत शासकों ने कलंक समझा और राज्यपाल पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो जो चंदेल शासक था, यहाँ पर माना जाता है कि इसके और गजनवी के बीच में जो युद्ध हुआ था वो अनिर्णायक रहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, गजनवी यहाँ पे पूर्ण रूपेण विजयी नहीं हुआ था। 15वां आक्रमण, महमूद पुनः भारत आया, पंजाब में प्रवेश किया। इस बार उसने पंजाब का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात ही महमूद गजनवी ने पंजाब में प्रचलित शाही सिक्कों को ही अपनाया। उसने अपने सिक्कों पर घुड़सवार तथा नंदी के चिन्ह जो पहले से प्रचलित था उसको अपनाया और संस्कृत भाषा में अव्यक्त मेकम अवतार महमूद खुदवाया और महमूद द्वारा प्रचलित सिक्का दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका वजन
56 ग्रेन था। ठीक है, ये सिक्कों की ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं जो लाहौर से प्राप्त हुए हैं। आप इनको देख सकते हैं कि एक तरफ तो सिक्के में क्या हो रहा है कि उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में यहाँ पे कलमा लिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये लिखवाया जा रहा है अवक्त में कम अवतार महमूद। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में यहाँ पर लिखवाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जिस महमूद गजनवी के सिक्के हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, 16वां आक्रमण, सोमनाथ मंदिर। आपको ऊपर के आक्रमण आप एक बार भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रथम याद रखना है, और खास तौर पर इस वाले आक्रमण को आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आक्रमण है, सोमनाथ पर आक्रमण। कौन सा आक्रमण था? 16वां। कब किया था? 1025-26 में। 16वें आक्रमण में विशाल सेना लेकर सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। ठीक है, महमूद गजनवी का यह सबसे प्रसिद्ध अभियान था। इस आक्रमण का मुख्य कारण इस मंदिर में जो था क्या था? धन, बहुत मात्रा में धन था। महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य कारण बना। यह मंदिर गुजरात में समुद्र तट के किनारे अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, और इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों व हिंदुओं का कत्ल करा दिया। ठीक है, जो एक कारण कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी को ये जानकारी मिलती है कि जो सोमनाथ मंदिर के पुजारी हैं वो महमूद गजनवी को चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सोमनाथ का हाथ है, गजनवी हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो उन पुजारियों के इस दंभ को तोड़ने के लिए गजनवी ने यहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो और यहाँ पर 50,000 ब्राह्मणों व हिंदुओं का कत्ल करा दिया था। अब ये जो गजनवी जो था, यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर जो शासक था गुजरात, ये सोमनाथ कहाँ पर आ जाता है? गुजरात में। तो गुजरात में जो शासक था वो भीम था। तो भीम जैसे ही गजनवी का नाम सुनता है, गजनवी का आक्रमण होने वाला है, भीम भाग जाता है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि बहुत सारे शासक गजनवी का नाम सुन के ही भाग जाते हैं। तो जहाँ सोमनाथ के मंदिर को सुरक्षा प्रदान करनी थी भीम ने, लेकिन भीम क्या हो रहा है, खुद ही भाग गया। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये सोमनाथ मंदिर की इमेज है जो कि गजनवी ने उस मंदिर को खंडित कर दिया था। तो उस प्रकार ये, इस प्रकार से ये मंदिर पूर्ण रूपेण खंडित हो चुका था। कहा जाता है कि यहाँ पर जो सोमनाथ की मूर्ति थी वो मूर्ति हवा में लटकी हुई थी, न धरती और आसमान कहीं से कुछ बंधा हुआ नहीं था। वो क्या था? वो बीच में हवा में लटकी हुई थी। ठीक है, और गजनवी ने क्या किया? इसको तोड़ दिया था। साथ में कहा जाता है कि वहाँ पर एक शीशा था। वो जो शीशा है, उस शीशे में क्या था? जो कांच था, मिरर था। तो उसमें क्या खास बात थी कि आप उसमें जब अपना चेहरा देखते हो तो आने वाला जन्म, ठीक है, आपका जो आने वाला जन्म है उसमें आप क्या बनने वाले हो वो नज़र आता है। तो गजनवी ने जब वो शीशा देखा तो उसमें उसको सुअर नजर आया। गजनवी का दिमाग खराब हो गया, गजनवी ने उस शीशे को जला दिया। तो आज भी काले रंग का एक शीशा वहाँ पर रखा हुआ है, एक मिरर वहाँ पर रखा हुआ है काले रंग का। जब सोमनाथ मंदिर आप घूमने जाओ तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो काले रंग का एक शीशा आज भी रखा हुआ है, कि कहा जाता है कि वो जो गजनवी ने जलाया था उसको। ठीक है, अब 17वां और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ। जाटों व खोखरों को दंडित करने के लिए गजनवी ने 1027 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो जितने भी, कहाँ से? सोमनाथ से वो जितनी भी अपार संपत्ति लूट के ले गया था, तो उस सारी संपत्ति को ले जाते वक्त रास्ते में खोखरों ने उसको बहुत ज़्यादा, जाटों और खोखरों ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो इनको दंड देने के लिए उसने क्या किया? आक्रमण किया था। ठीक है, और 1030 में गजनवी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये सोमनाथ। ठीक, तो इस तरीके से ये 17 के 17 आक्रमण हैं। इसमें आप लोगों को प्रथम आक्रमण महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है, और फिर याद रखना है 16वां आक्रमण जो कि सोमनाथ आक्रमण था। ये आप लोगों को दो महत्वपूर्ण आक्रमण है, इन दोनों को आपको नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका मकबरा, तो इसका मकबरा रौजा नामक गजनी, गजनी ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान। ध्यान रखना है ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में इसका मकबरा रौजा नामक एक गांव में है जो कि गजनी के ठीक पास में है। ठीक है, ये एक चित्रकार द्वारा गजनी के मकबरे की, गजनवी के मकबरे की आंतरिक तस्वीर बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से उसका मकबरा था। ठीक है, और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये उस मकबरे का गेट है। ये उस मकबरे का क्या है? गेट है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? तो अंग्रेजों ने उस गेट को निकलवा लिया था। कहाँ से? उसके मकबरे से। और ये आज भी अगर आप कहाँ पे जाओगे? आगरा, तो आगरा के किले में रखा हुआ है। ठीक है, आगरा का किला जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, तो आगरा के किले में आप जब जाओ तो उसमें आप देखोगे कि ये गेट आज भी रखा हुआ है। तो आप जाओगे तो उसके नीचे पूरा विस्तार से लिखा हुआ है कि ये गजनवी के मकबरे का गेट है। ध्यान रखना है आप लोगों को।
तो अंग्रेजों ने उसके मकबरे का गेट भी निकलवा लिया था और आज भी आगरा के किले में ये रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब महमूद गजनवी के आक्रमणों का क्या प्रभाव या परिणाम हुआ? तो महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण सिंधु प्रदेश में अनेक तुर्की बस्तियों का निर्माण हो गया। धीरे धीरे ये लोग भारत के भीतरी भाग में भी बसने लगे, जिससे तुर्कों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई। इन्हीं तुर्कों ने मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय अधिक मदद की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस आक्रमण का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि पंजाब तथा मुल्तान को महमूद गजनवी ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसके कारण इन दोनों राज्यों का भारत से संबंध विच्छेद हो गया और इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए भारत का मार्ग खुल गया, क्योंकि पंजाब और मुल्तान ये भारत से एकदम लगे हुए थे। ठीक है। भारत की अपार संपत्ति लूटकर महमूद गजनवी अपने साथ ले गया। भारत के सैकड़ों मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया। महमूद के आक्रमण के कारण भारत की सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई और इसके अतिरिक्त राजपूत सैनिकों की आपसी फूट तथा सैनिक दुर्बलता के कारण गोरी के आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त हो गया जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव महमूद के आक्रमण का यह हुआ कि भारत में भविष्य में सल्तनत तथा मुगल शासन का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर महमूद गजनवी के आक्रमणों के दूरगामी प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे महमूद गजनवी के बारे में हमने विस्तार से जानकारी ली। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गजनवी का साम्राज्य जो उसके साथ ही चला गया था। ठीक है, फिर क्या होता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था और वो सिर्फ आक्रमण करके जाता नहीं है, उसके साथ में क्या होता है कि उसके जो गुलाम हैं वो भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर देते हैं। अब मैप पे आप एक थोड़ा सा देख सकते हैं कि गजनवी का एम्पायर कितना बड़ा था। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि गजनवी के साम्राज्य की सीमाएं कितनी बड़ी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो हम अगले आक्रमणकारी गोरी के ऊपर जल्दी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।